चंपावत, गोलजू देवता की धरती, न्याय की देवता की वो पवित्र भूमि जहां लोग आज भी सच और इंसाफ की उम्मीद लेकर मंदिरों में घंटियां बांधते हैं। लेकिन सोचिए, जब उसी धरती पर एक नाबालिग बच्चे के साथ गैंगरेप की खबर सामने आए तो लोगों का दिल कैसे नहीं कांपेगा, कैसे नहीं उबलेगा गुस्सा, कैसे नहीं उठेंगे सवाल। एक ऐसी खबर जिसने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया, सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक आग लगा दी। बीजेपी पर हमले हुए, नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पोस्ट डाले गए और जनता के सामने एक ऐसी तस्वीर को पेश किया गया मानो इंसानियत जो है वो मर चुकी हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि चंपावत की इस कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। अब पुलिस कह रही है जिस गैंगरेप को लेकर प्रदेश में तूफान मचा वो हुआ ही नहीं। जी हां, जिस मामले में बीजेपी के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष समेत 3 लोगों को दरिंदा बताया गया, जिसे लेकर विपक्ष टूट पड़ा, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग में बाढ़ सी आ गई, अब उसी मामले को पुलिस एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश बता रही है। तो आखिर सच क्या है? क्या सच में एक नाबालिग के नाम पर राजनीति की गई? क्या किसी को फंसाने के लिए पूरे प्रदेश को गुमराह किया गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर पुलिस जांच से पहले ही नेताओं ने फैसला सुना दिया तो क्या वो भी इस आग को भड़काने के लिए जिम्मेदार नहीं है? दरअसल 6 मई 2026 चंपावत कोतवाली में एक शिकायत दर्ज होती है। आरोप था कि 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया गया कि लड़की शादी समारोह में गई थी, जहां उसके साथ दरिंदगी हुई, फिर उसे पीटा गया, हाथ पैर बांध दिए गए और फिर बेहोशी की हालत में डेयरी के पास फेंक दिया गया। जैसे ही खबर बाहर आई, पूरे इलाके में मानो गुस्सा सा फूट पड़ा। लोगों ने कहा कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर सीधा हमला बोल दिया। पोस्ट किए गए, आरोप लगाए गए और बीजेपी के बेटी बचाओ नारे पर सवाल खड़े किए गए। लेकिन इसी बीच पुलिस ने बिना देर किए मामला दर्ज किया, पॉक्सो एक्ट लगाया गया। 10 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई। एसएसपी रेखा यादव खुद मैदान में उतरी और यहीं से शुरू हुई उस सच की तलाश जिसने पूरे मामले की दिशा को पलट दिया है। पुलिस ने घटनास्थल खंगाला, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, सीसीटीवी खंगाले गए, मोबाइल कॉल डिटेल्स यानी कि सीडीआर जांच की गई, पीड़िता की मेडिकल टेस्ट हुई, कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए और फिर एक एक करके खुलने लगी साजिशों की परतें। इसके अलावा जो पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसके संबंध में हमारे द्वारा टेक्निकल, मैनुअल, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि साक्ष्यों का जब संग्रहण किया गया तो जो घटना वर्णित की गई थी उसमें भिन्नता पाई गई। पीड़िता के बयान व जो उसके साथ जो साक्षी थे उनके बयान और जो टेक्निकल इनपुट थे, इन सभी में विरोधाभास जब देखा गया तो हमारे द्वारा पूरे प्रकरण को लेकर के इसका रूट चार्ट बनाया गया, जिसमें घटना की सत्यता को लेकर के सवाल व संदेह खड़े हुए। हमारे द्वारा सभी साक्ष्यों का पिरोते हुए एक रूट चार्ट तैयार किया गया। वह घटना में वर्णित तथ्यों का जब उसमें हमारा एनालिसिस किया गया तो ये जानकारी संज्ञान में आई कि घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह वैसा होना नहीं पाया गया। पीड़िता से जब इस संबंध में पुनः बात की गई और उसके संबंध में उनसे जब विचारण किया गया तो पीड़िता द्वारा यह स्पष्ट किया गया, वह एक्सेप्ट भी किया गया कि जो घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह घटना उस प्रकार से होना नहीं पाई गई। पुलिस के मुताबिक जिस रात कथित घटना हुई उस दौरान नामजद आरोपी घटनास्थल पर थे ही नहीं। तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से इसकी पुष्टि हुई और इतना ही नहीं, मेडिकल जांच में भी किसी तरह की जबरदस्ती, संघर्ष या दुष्कर्म के स्पष्ट संकेत नहीं मिले। अब यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले के पीछे कमल रावत नाम का एक व्यक्ति था जो कथित तौर पर बीजेपी का पूर्व पदाधिकारी रह चुका है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों में विपक्षी नेताओं के संपर्क में था। अब पुलिस के मुताबिक कमल रावत ने पुरानी रंजिश और बदले की भावना में ये पूरा षड्यंत्र रचा है। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर मदद और फिर पैसों का लालच देकर तीनों लोगों को फंसाने की कहानी तैयार करवाई गई। कुछ लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र करके पूरा घटनाक्रम को रचा गया था। इसमें जो षड्यंत्र करता थे वह कमल रावत, उनके एक महिला सदस्य, साथी व अन्य लोग, इन लोगों के द्वारा मिलकर के अब कमल रावत द्वारा पूर्व में एक प्रकरण को लेकर के वह अभियुक्त रहे हैं, जिसको लेकर के उसके मन में एक खेद था कि मैं जिन लोगों ने उस प्रकरण में उसकी पैरवी की थी उनके विरुद्ध वह बदला लेने की भावना से ग्रसित थे। इस
जो हमारी नाबालिग पीड़िता है, इसका प्रयोग करके, इसका यूज करके उनके द्वारा अपनी जो एक बदले की भावना है उसकी पूर्ति हेतु पूरा षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र को रचने के लिए उनके द्वारा जो पीड़िता है उसकी दोस्त की शादी के समारोह को उन्होंने प्लानिंग का अपना एग्जीक्यूशन डे माना। उस दिन पीड़िता अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त की शादी के समारोह में सम्मिलित होने के लिए गई थी। समारोह जब खत्म हो गया तब वह उनकी प्लानिंग थी कि वो विनोद जो कि पीड़िता का दोस्त है उसके घर जाएंगे और वहां पर पूरा प्लानिंग जो उन्होंने की थी उसको अंजाम देंगे। क्योंकि विनोद पहले ही घटनास्थल से चला गया था, शादी समारोह से चला गया था, तो उनके उस प्लान की पूर्ति नहीं हो पाई। तो उन्होंने सोचा कि आज हम जो प्लान हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। तो उनके द्वारा ही विनोद के किसी परिचित का एक डेयरी के निकट जो आवास था उसको अपना घटनास्थल के रूप में चिन्हित किया गया। वहां पर जाकर के उनके द्वारा स्वयं द्वारा वहां मौके पे पहुंच करके पूरा जो षड्यंत्र है वो रचा गया और इस प्रकार से पूरे षड्यंत्र को दिखाया गया कि यह एक सत्य घटना है। जबकि जिन व्यक्तियों के नाम तहरीर में नामजद किए गए हैं उन व्यक्तियों की मौजूदगी ना ही तो टेक्निकल आधार पर, ना ही जो स्वतंत्र साक्ष्य है उनके आधार पर उसकी पुष्टि हो पाई है, उनकी मौजूदगी अन्यत्र कहीं पाई गई। पीड़िता की माताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था और पीड़िता के जो पिता है वह अभी बीमारी से ग्रसित है, वो चलने फिरने में भी असमर्थ है और आर्थिक रूप से भी उनके पास कोई स्टेबल सोर्स नहीं है। सोचिए, अगर पुलिस केवल सोशल मीडिया के दबाव में काम करती, अगर जांच से पहले ही लोगों को दोषी मान लिया जाता तो 3 जिंदगियां शायद हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। और अब सबसे बड़ा सवाल राजनीति पर। कांग्रेस के कई नेताओं ने पुलिस जांच पूरी होने से पहले ही बीजेपी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए मानो कोर्ट का फैसला आ चुका हो। सोशल मीडिया पर भावनाओं को भड़काया गया, जनता में गुस्सा फैलाया गया। घटनास्थल के निकट भी उनकी मौजूदगी नहीं पाई गई। तो इस पूरे प्रकरण में जो मास्टरमाइंड था वह कमल रावत, उनके महिला मित्र व उनके साथी थे, जिन्होंने पीड़िता का उपयोग करते हुए, उसका यूज करते हुए उसको झूठा प्रलोभन यह दिया गया कि उसके जो बीमार पिता है उनका उपचार करा जाएगा, उसको आर्थिक रूप से उसको मदद की जाएगी। इस प्रलोभन और झांसे के चलते उसके द्वारा पीड़िता का यूज करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूरे इस स्वांग को रचा गया और एक नाबालिग का यूज करते हुए उन्होंने नाबालिग के साथ इस प्रकार की विभत्स घटना कारित की जो शर्मनाक है, शर्मसार है। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि ये दुष्कर्म नहीं, षड्यंत्र था। इसका भांडाफोड़ हमारे द्वारा किया गया है और जिन लोगों ने भी ये पूरा दुष्कर्म रचा है, षड्यंत्र रचा है, उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि कांग्रेस से जुड़े स्थानीय नेताओं ने इस मामले को हवा दी और बिना सच जाने, बिना जांच का इंतजार किए राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। अब सवाल यह है, क्या संवेदनशील मामलों में नेताओं को थोड़ी जिम्मेदारी यहां नहीं दिखानी चाहिए थी? क्या किसी भी आरोप को अंतिम सच मान लेना सही है? क्या पुलिस की जांच आने से पहले मीडिया ट्रायल और राजनीतिक ट्रायल शुरू कर देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? क्योंकि अगर सच में ये साजिश थी तो इससे सिर्फ 3 लोगों की प्रतिष्ठा पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि असली पीड़िताओं की लड़ाई भी कमजोर हुई है। जब झूठे मामले सामने आते हैं तो समाज में असली पीड़िताओं की आवाज पर भी शक किया जाने लगता है और यही सबसे खतरनाक बात है। तो क्या कमल रावत लोग अरेस्ट हो गए हैं मैडम जो उनके साथ? नहीं, अभी किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। उनसे भी इस संबंध में पूछताछ की जाएगी, बिकॉज पीड़िता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष इस पूरे घटना की जो सत्यता है उसके बारे में उजागर किया है। माननीय न्यायालय के समक्ष पीड़िता ने यह स्वीकारा है कि जो भी पूरा ये घटनाक्रम वर्णित हुआ था वह उस प्रकार से नहीं था। और जो उसके पिता है, क्या उन पर भी कोई धाराएं लगेंगी? क्योंकि भी अब षड्यंत्र में तो ये भी शामिल है। क्योंकि विक्टिम नाबालिग है और नाबालिग कभी षड्यंत्र स्वयं से नहीं कर सकती है, उसको तो मोहरा बना करके यूज किया गया है। जिस प्रकार से भी उसको यूज किया गया है वह हर प्रकार से विक्टिम ही है। लेकिन यहाँ पुलिस की कार्रवाई की भी चर्चा जरूरी है। उत्तराखंड पुलिस ने शुरुआत से ही इस मामले को गंभीरता से उठाया है। तुरंत एफआईआर इस मामले में दर्ज की, पॉक्सो एक्ट लगाया गया, एसआईटी बनाई गई, फिर फॉरेंसिक जांच कराई गई और फिर जाकर तथ्यों के आधार पर सामने आई है जो सच्चाई जिसको उन्होंने रखा। यानी ना किसी को बचाने की जल्दबाजी, ना किसी को फंसाने की कोशिश की गई, सिर्फ जांच और जांच के आधार पर निष्कर्ष निकाला है। एसएसपी रेखा यादव ने साफ कहा कि महिला और बाल अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन झूठे और भ्रामक आरोपों को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाएगा। अब आगे क्या होगा? क्या इस कथित साजिश में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी? क्या झूठी कहानी गढ़ने वालों पर केस दर्ज होगा? और क्या राजनीतिक तौर पर माहौल भड़काने वालों से भी इस पर सवाल पूछे जाएंगे? और सबसे अहम,
क्या अब हमारे नेताओं और समाज को ये सीख मिलेगी कि किसी भी संवेदनशील मामले में जांच पूरी होने से पहले फैसला नहीं सुनाना चाहिए? चंपावत की ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, ये उस दौर का आईना है जहां सोशल मीडिया का शोर, राजनीति की जल्दबाजी और भावनाओं की आंधी कई बार सच को दबा देती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बड़ी खबरें आपके सामने आए, उनकी परते दर परते सामने आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती है बल्कि उसकी तह तक जाया जाता है।